जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को बता दें, जो आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं, चाहे वो वीडियो हो या फिर दोस्तों आपके वीपीओ के जो वैकेंसी आई हैं, या इसके बाद जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम लगेंगे, यूपी पुलिस के लगेंगे, यूपीएसआई के लगेंगे, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, सभी के लिए हम दोस्तों संपूर्ण जीके और हिंदी की क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। और इतिहास में दोस्तों आज हम देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का इतिहास देखेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें, अगर आप पहले के वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर सीधा आप चले जाइए हमारे प्ले लिस्ट पर। और दोस्तों जैसे ही आप प्ले लिस्ट पे आते हैं, देखिए हमने आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल दोबारा से शुरू कर दिया, यानी 2.0 के नाम से अपडेटेड के साथ, बेस्ट कंटेंट के साथ दोस्तों यूपी स्पेशल। अभी दोस्तों 4 वीडियो हुए हैं, धीरे धीरे इसमें बढ़ते रहेंगे, तो इसको देख लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं आपको कि थोड़ा नीचे आइएगा, यहाँ पर दिखेगा आपको यूपी SSSC वीडियो री एग्जाम फुल कोर्सेज। दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए हिंदी साहित्य हमने संपूर्ण करा दी है, ठीक है, और दोस्तों हिंदी हमने संपूर्ण करा दी है। उसके अलावा दोस्तों नीचे आएंगे तो आपको संविधान मिल जाएगा, संविधान से नीचे जाएंगे आपको दोस्तों हिस्ट्री मिल जाएगी, ठीक है, इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, और दोस्तों जो भी चीज़ें हैं सब कुछ हमने कंप्लीट करा दिया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। साथियों अब देखते हैं हम दिल्ली सल्तनत। ठीक है, देखिए दिल्ली सल्तनत में एक तो सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से एक जो वंश दे देंगे, 5 वंश होते हैं, इनको एक क्रम में लगाना होता कि कौन सा वंश पहले आया, कौन सा वंश बाद में आया। ठीक है, तो आपको ऐसे पूछेगा, तो देखिए एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, इसको हम बता दे रहे हैं दोस्तों। इस तरीके से आप इनके सभी के सभी चीज़ों को याद कर सकते हैं। क्या करेंगे, जी के, देखिए जी के आप पढ़ते हैं, और टीएसएल जिसको टेस्ला बोलते हैं, टेस्ला कंपनी है ना, तो जी के टीएसएल, जी से गुलाम वंश होगा, फिर कैसे खिलजी वंश, फिर टी से दोस्तों तुगलक वंश, एस से सैयद, और एल से लोधी है ना, जी के टीएसएल। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए किसका शासनकाल कितना है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए पहला, देखिए आपसे पूछेगा दिल्ली सल्तनत पे पहला शासन किसका था, गुलाम वंश का। दोस्तों 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश का शासन था, लगभग 84 साल चला। ठीक है, फिर इसके बाद आता दोस्तों खिलजी वंश, 1290 से 1320 तक दोस्तों, ये 30 साल तक शासन करता, और सबसे कम कार्यकाल होता है दिल्ली सल्तनत में। सबसे कम कार्यकाल वाला शासनकाल कौन सा था, खिलजी वंश का। और ये क्वेश्चन आपके यूपी SSSC पेट 2022 से पूछा गया था। ये पूछा गया था कि सबसे कम अवधि तक शासन दिल्ली सल्तनत पे किसका था, तो आप बताइएगा खिलजी वंश। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे मैंने नहीं लिखा। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद आएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक रहेगा दोस्तों, 94 साल तक रहता। ठीक है, और आप बता दें ये सबसे अधिकतम कार्यकाल है। आपसे न्यूनतम पूछा गया, अधिकतम भी पूछ सकता है, तो साथ ही याद रखेंगे खिलजी वंश दोस्तों न्यूनतम कार्यकाल रहता है, शासनकाल इसका सबसे कम अवधि के लिए, और सबसे अधिक अवधि के लिए दोस्तों तुगलक वंश का होता है 94 साल तक। फिर उसके बाद दोस्तों सैयद वंश आता है 1414 से लेकर के 1451 तक। फिर दोस्तों लोधी वंश आएगा 1451 से 1526 तक। फिर दोस्तों 1526 के बाद आपको पता है मुगल काल शुरू होता है, बाबर आता है, इनको हराता है और मुगल वंश की स्थापना करता है, और दोस्तों लोधी वंश 75 साल तक राज करता है। ठीक है, तो यहां से भी बेसिक क्वेश्चन आएंगे। एक तो एक क्रम में लगाने को आ जाएंगे, सबसे पहले कौन सा वंश था, तो जी का टीएसएल। फिर दोस्तों सबसे कम के लिए तो खिलजी दोस्तों, ठीक है, जी को छोड़ देंगे दोस्तों, के से दोस्तों, के से कम है ना, और टी से दोस्तों टोटल यानी ज्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से, किसी भी तरीके से आप याद कर लेंगे, यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश दोस्तों कब से कब तक इसका शासनकाल रहता है, तो 1206 से कितना, 1290 तक। क्या, 1206 से लेकर के 1290 तक। अब देखिए इसके अन्य नाम क्या है, इसको दास वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश को हम दास वंश भी कहते हैं, ममलूक वंश भी कहते हैं। दो नाम याद रखेंगे, गुलाम वंश को हम दास वंश और ममलूक वंश कहते हैं, और दोस्तों इसको हम इलवरी वंश भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसी जाति का था। किस जाति का था, इलवरी। तो दोस्तों दास वंश, ममलूक वंश, इलवरी वंश, गुलाम वंश, ये सभी के सभी दोस्तों एक ही के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी यहां जीत के दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत में पहला शासन किसका होता है, गुलाम वंश का। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन होते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन का कार्यकाल दोस्तों 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक रहता है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। कह सकते
सकते हैं दोस्तों कि ये दोस्तों दिल्ली सल्तनत के भी संस्थापक इनको हम कह सकते हैं, क्योंकि पहला वंश इन्हीं का था। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन होंगे दोस्तों? दास वंश के संस्थापक कौन होंगे? सब कुतुबुद्दीन ऐबक। इनकी राजधानी इन्होंने क्या बनाई थी? अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। और आपको बता दें दोस्तों कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भारतीय क्षेत्र का उत्तराधिकारी बन जाता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, चलिए। और दोस्तों यह तुर्क जनजाति का था, याद रखेंगे। ऐबक का राज्याभिषेक, देखिए यहां से थोड़ा याद रख लीजिएगा, यहां से हो सकता है पूछ लिया जाए। देखो ऐबक का राज्याभिषेक कब होता है? तो 25 जून 1206 ईस्वी में लाहौर में किया था दोस्तों, और लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाता था। तो दोस्तों गुलाम वंश की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। ठीक है, चलिए अब देखिए 1208 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के भतीजा था दोस्तों, जिसका नाम था गयासुद्दीन महमूद। दोस्तों वो क्या करता है? ऐबक को दोस्तों दास मुक्ति पत्र देकर सुल्तानी की उपाधि देता है। मतलब आज से तुम दास नहीं रहे, आज से तुम सुल्तान हो गए। कौन देता है? तो मोहम्मद गौरी का जो भतीजा था 1208 ईस्वी में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसने दोस्तों उपाधि कौन सी धारण की? दोस्तों जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने मलिक की उपाधि धारण की थी, और सिपह सालार की उपाधि भी धारण की थी। और दोस्तों इसे लाख बख्श कहते थे। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि लाख बख्श के नाम से किसको जानते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों? क्योंकि ये लाखों का दान करने वाला था। ठीक है, और दोस्तों इसे ही पील बख्श भी कहते थे। पील मतलब दोस्तों, पील बख्श किसको कहते हैं? हाथियों का दान करने वाला, हाथियों को दोस्तों दान देने वाले को हम पील बख्श कहते हैं। तो लाख बख्श, पील बख्श किसको बोलते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसके दरबारी कौन थे दोस्तों? हसन निजामी और दोस्तों फखमुवीर, है ना, ये विद्वान था। इन्होंने निर्माण कौन कौन से किया दोस्तों? याद होगा आपको कि इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। किसकी याद में? तो इनके दोस्तों एक सूफी संत थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, किसकी याद में? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में। दोस्तों दिल्ली में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मेरे साथियों इन्होंने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया दोस्तों। किसको तुलवा करके? तो आपको बता दें पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के किले कौन? राय पिथौरागढ़ को तुलवा के दोस्तों उस स्थान पे इन्होंने बनवाया था क्या? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, चलिए आगे मेरे दोस्तों देखते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों ये बनवाया इन्होंने। किसको तुलवा के? देखिए सब कुछ तुलवा के बनवाया ना, तो याद रखिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा विग्रहराज बीसलदेव चतुर्थ के द्वारा बनाया गया संस्कृत विद्यालय के स्थान पे दोस्तों इन्होंने क्या बना दिया? 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों। कहां पर? अजमेर में। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा भारत की पहली मस्जिद दोस्तों कौन सा? चेरामन जुमा मस्जिद। कौन सी? चेरामन जुमा मस्जिद का निर्माण भी दोस्तों इसके द्वारा करवाएगा। और आपको बता दें कि इस मस्जिद में दोस्तों गुंबद कला और मेहराब का इस्तेमाल किया गया था। याद रखिएगा कि गुंबद कला व मेहराब कला का विकास किसने किया? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, क्योंकि इसने सबसे पहले दोस्तों मस्जिद का निर्माण कराया, भारत की पहली मस्जिद का निर्माण कराया, जिसका नाम था चेरामन जुमा मस्जिद। और इसमें गुंबद कला और मेहराब कला का विकास देखने को मिला, इसलिए इसके जनक कौन हो गए? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए ये क्वेश्चन आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है कि 1210 ईस्वी में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय दोस्तों एक घोड़े से गिर जाता है, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए ऐबक का मकबरा किसने बनवाया? तो दोस्तों ऐबक का मकबरा है कहां? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहां दोस्तों? लाहौर में है। और किसने निर्माण करवाया इसका दोस्तों? इल्तुतमिश ने। ठीक है, किसने करवाया? इल्तुतमिश द्वारा दोस्तों ये करवाया गया इसका निर्माण। इसके मकबरे के निर्माण आपसे बोले कुतुबुद्दीन ऐबक के मकबरे निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। दोस्तों दूसरा आता है आराम शाह। दोस्तों ये इसके बारे में मत पढ़िए, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, क्यों दोस्तों? ऐबक की मृत्यु पश्चात दोस्तों गद्दी बैठता और इसको इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी और गद्दी पे इल्तुतमिश आ गया। दोस्तों ये इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इल्तुतमिश क्या था? ये वर्तमान बदायूं का दोस्तों गवर्नर था। इसका कार्यकाल कितना होता? 1210 से 1236 तक। ठीक है, 1210 से 1236 तक दोस्तों इसका कार्यकाल होता है। और आपको बता दूं कि अली इस्माइल ने इल्तुतमिश को दिल्ली बुलाया, वह सुल्तान की उपाधि दे दी। किसने? अली इस्माइल ने। अब आपसे पूछेगा कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश था। याद रखिएगा इल्तुतमिश क्या था? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। गुलाम वंश का संस्थापक पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक बताइएगा, और वास्तविक संस्थापक दोस्तों इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश दोस्तों किसका? देखिए जो आपका
हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों था दोस्तों, वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। यानी इल्तुतमिश दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसीलिए इसको दोस्तों गुलाम का गुलाम कहते हैं, क्योंकि देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था और इसने खुद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को गुलाम बना रखा था। यानी कि ये गुलामों का गुलाम कहा जाता है। किसको कहते हैं गुलामों का गुलाम? तो दोस्तों याद रखेगा इल्तुतमिश को। ठीक है, तो याद रखेगा कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन होगा? इल्तुतमिश। और इसने दोस्तों दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। तो पहले लाहौर थी ना कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, दोस्तों इसने क्या किया? इल्तुतमिश ने क्या किया? दिल्ली को अपनी राजधानी बना ली। ठीक है, और इसे दोस्तों गुलामों का गुलाम कहा जाता था, क्योंकि मोहम्मद गौरी को दोस्तों गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश से खरीदा था। ठीक, तो ये याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को भी गुलाम बनाया था, इसको भी खरीदा था। ठीक है, उस चलिए अब दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका दामाद जो दोस्तों इल्तुतमिश की दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। दोस्तों आपको पता होगा कि कुतुबुद्दीन, देखिए जो इल्तुतमिश था दोस्तों मोहम्मद गौरी का दामाद था दोस्तों, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कौन था? इल्तुतमिश दोस्तों, वो ये इल्तुतमिश गद्दी पे बैठता है। दोस्तों आपको बता दें कि इसी के समय 1221 ईस्वी में चंगेज खान ने आक्रमण किया था और यह शमसी वंश का शासक था, जिसके कारण दोस्तों नए वंश की नाम दोस्तों शमसी वंश से पड़ा। ठीक, तो याद रखिएगा ये शमसी वंश का शासक था। कौन दोस्तों? इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए और दोस्तों इसके हम जीत की बात कर लें तो रणथंभौर जीतने में दोस्तों 1226 में इसने रणथंभौर जीता, और जीतने वाला दोस्तों ये प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश। रणथंभौर को जीतने वाला प्रथम शासक कौन बना? इल्तुतमिश बना। उसके अलावा ग्वालियर विजय की दोस्तों, ग्वालियर विजय 1232 में किया दोस्तों। इसके उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने सिक्कों पर रजिया का नाम छपवाया था दोस्तों, रजिया का नाम लिखवाया था। किस जीत पर? ग्वालियर के जीत पे। ठीक है, चलिए इसके प्रमुख कार्य की मैं बात करूं तो दोस्तों तुर्क चहलगामी, यानी इसमें 40 योग्य तुर्क सरदार होते थे दोस्तों, उनका दल होता था जो कि दोस्तों क्या करता था? उनको सलाह देता था। एकता व्यवस्था की शुरुआत की, यानी नगद वेतन के बदले दोस्तों भूमि देता था। यानी कि जैसे आप दोस्तों क्या करते हैं, सेना में भर्ती होते ना, तो आपको वेतन नहीं देगा, ये क्या करेगा दोस्तों? आपको जमीन दे देगा। ठीक है, याद रखेगा। एकता अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि ना, तो एकता प्रथा किसने लागू की? तो आप याद रखें इल्तुतमिश ने। ठीक है, अब दोस्तों इल्तुतमिश ने क्या किया? तो याद रखिएगा कि मुद्रा चलाया इसने, तांबा का सिक्का चलाया जिसका नाम जीतल रखा, और चांदी का सिक्का चलाया जिसका नाम टका रखा। तो जीतल और टका किसने चलाया? तो इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया। और तो कुतुब मीनार को पूरा इसने करवाया था। देखिए कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों सुल्तानगढ़ी मकबरा समझिएगा, सुल्तानगढ़ी मकबरा अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की कब्र पर बनवाया दोस्तों। ये प्रथम मकबरा था, भारत का प्रथम मकबरा कौन सा? सुल्तानगढ़ी मकबरा। ठीक है, इसने दोस्तों अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की कब्र पर बनवाया था। किसने दोस्तों? इल्तुतमिश ने। अब आपको बता दें कि इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जनक कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया। ठीक है, मकबरा शैली का जनक किसको कहते हैं दोस्तों? इल्तुतमिश को कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आगरा में न्याय का घंटा लगवा, देखिए न्याय की जंजीर नहीं, जंजीर तो जहांगीर ना, याद रखिएगा। न्याय का घंटा दोस्तों आगरा में किसने लगवाया? इल्तुतमिश ने लगवाया। ठीक है, इल्तुतमिश का मकबरा दोस्तों कहां है? दिल्ली में इसने स्वयं बनवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश का मकबरा कहां है? दिल्ली में, जिसको इसने स्वयं बनवाया था। आपको बता दें इसकी उपाधियों के बारे में बात करें तो सुल्तान ए आजम की उपाधि दोस्तों किसने दी? बगदाद के खलीफा द्वारा दोस्तों इसे सुल्तान ए आजम की उपाधि दी गई। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छे से। चलिए अब इल्तुतमिश के बाद दोस्तों कौन आता है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह आता दोस्तों, ये 1236 तक रहता है। ठीक है, और दोस्तों उसी समय दोस्तों फिर रजिया सुल्तान आती है। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक रहती है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए इसके बारे में ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शाहिका, मतलब कि प्रथम महिला सुल्तान थी दोस्तों, है ना। याद रखिएगा कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन बनी? रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान। ठीक है, ये इल्तुतमिश की क्या थी? बेटी थी दोस्तों। आपको बता दें कि दोस्तों क्या होता था मुस्लिम परंपरा में, क्या होता था? ये पर्दा वर्दा लगाते थे ना, पर्दा प्रथा। ठीक है, बुर्का प्रथा कौन? महिलाओं के लिए ना। मगर आपको बता दें जो रजिया सुल्तान थी दोस्तों, रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग करके दोस्तों पुरुषों के समान, ये पुरुष के समान दोस्तों कोट, कुबा और कुलाह यानी कि कोट और टोपी पहनकर दोस्तों दरबार में बैठती थी। ठीक है, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अल्तुनिया के द्वारा, देखिए अल्तुनिया के द्वारा दोस्तों रजिया को कैद कर लिया था दोस्तों। ठीक, याद रखिएगा। अल्तुनिया के द्वारा रजिया सुल्तान को कैद कर लिया था दोस्तों, और जब कैद कर लेता अल्तुनिया दोस्तों रजिया से प्यार हो जाता है। देखिए बहुत अच्छी चीज है ना। उसको किडनैप किया, कैद किया, फिर दोस्तों उससे प्यार हो गया, और प्यार होने के बाद दोस्तों उससे विवाह कर लिया। यानी अल्तुनिया से रजिया सुल्तान की विवाह हो जाता दोस्तों। और आपको बता दें कि रजिया की मृत्यु 1240 ईस्वी में कैथल के समीप डाकुओं द्वारा कर दी जाती है। यानी कि ये कैथल से जा रही होती है दोस्तों, वहां पे डाकुओं द्वारा रजिया सुल्तान की दोस्तों हत्या कर
दी जाती है। और रजिया की मजार की बात कर लो दोस्तों तो दरिया शाह की बावड़ी दोस्तों, ठीक है, टोंक राजस्थान में स्थित है। रजिया की मजार का क्या नाम है? दरिया शाह की बावड़ी दोस्तों, कहां है? तो टोंक राजस्थान में। चलिए फिर दोस्तों रजिया के बाद कौन आता है? तो मुइजुद्दीन बहराम शाह दोस्तों 1240 से 1242 तक। दोस्तों आपको बता दें कि ये दोस्तों 40 दल के सहयोग से शासन बना था दोस्तों। 40 दल का गठन हमने बताया था ना, किसने किया था? हाँ, तो उसी के सहयोग से इसको दोस्तों क्या बनाया गया? शासक बनाया गया। और दोस्तों मंगोलों का आक्रमण इसी के समय होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये। अब दोस्तों उसके बाद आता है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह आता दोस्तों, ये आपको बता दें रजिया सुल्तान का था भतीजा था दोस्तों। ये 1242 से लेकर के 1246 तक होता है। और आपको बता दें देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा हम बताएंगे, ठीक है। बलवन के षड्यंत्र पर दोस्तों मसूद शाह को गद्दी से हटाकर कैद कर लिया था दोस्तों, उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों महमूद शाह बैठेगा, कौन? नसीरुद्दीन महमूद शाह दोस्तों। आपको बता दें कि 1246 से 1265 तक रहेगा। और इसका प्रधानमंत्री दोस्तों बलवन होता है, बलवन है ना। देखिए बलवन को मैं बताऊंगा बहुत खतरनाक शासक था ना। तो नसीरुद्दीन महमूद दोस्तों किसकी सहायता बनता है? गद्दी बैठेगा बलवन की सहायता, बलवन इसका प्रधानमंत्री होता है। और आपको बता दें कि इसने दोस्तों बलवन को उलूग खां की उपाधि दी थी। किसने? नसीरुद्दीन महमूद ने बलवन को उलूग खां की उपाधि दी। और आपको बता दें कि बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह इससे करवाया था, यानी कि बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से करवाया था, ठीक है। ये बलवन का क्या होगा दोस्तों? क्या हो गया? दामाद हो गया, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बलवन बैठेगा गद्दी पे। दोस्तों बलवन का कार्यकाल पूछा गया था आपके एसएससी जीडी में, ठीक है, कि बलवन का कार्यकाल क्या था? तो 1266 से 1287 के बीच दोस्तों बलवन बैठता है गद्दी पर, ठीक है, गुलाम वंश का, ठीक है। तो दोस्तों इसे देखिए इसने बलवनी वंश की स्थापना की थी, क्योंकि बलवन से बलवनी वंश हो गया, ठीक। बलवनी वंश की स्थापना की, हालांकि गुलाम वंश के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। बलवन पहला सुल्तान था जिसने दोस्तों राजत्व, ठीक है, राजत्व सिद्धांत दिया था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। बलवन पहला सुल्तान था जिसने राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने दोस्तों राजत्व को नियाबते खुदाई यानी कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया कहा। तो राजत्व दोस्तों सिद्धांत किसने दिया? बलवन ने, ठीक है। इसके दरबारी कानून देख लेते, बहुत बार पूछे आते हैं। सिजदा दोस्तों, सिजदा प्रथा कौन किसके द्वारा लाएगा? तो बलवन द्वारा शुरू किया गया। सिजदा क्या होता है दोस्तों? कि घुटनों के बल बैठकर दोस्तों, है ना, सिर झुकाना। आपने देखा होगा कि दोस्तों आप देखेंगे तो मुगल काल में जैसे कोई चीज़ हम देखते हैं मूवी वगैरह में, तो वहाँ आते हैं कुछ दास आते हैं और वो मतलब घुटने पर बैठ के दोस्तों सिर नीचे करके राजा की जय हो ना, ऐसे ठीक हाथ आगे करके, तो वो दोस्तों सिजदा प्रथा होता था ना। तो ये दरबारी कानून इसके यहाँ लागू था, सिजदा प्रथा। और तो पैबोस प्रथा। पैबोस क्या होता है दोस्तों? आपको बता दें कि पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को, अंगूठे को चूमना। दोस्तों आपको पता होगा कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि लेट जाते हैं, लेट करके दोस्तों जो मनुष्य होता है दोस्तों उसके पैर के अंगूठा पकड़ लेते हैं और उसको चूमते हैं, पैरों को चूम लेते हैं दोस्तों, उसके बोलते हैं पैबोस प्रथा। तो पैबोस क्या होता है? पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना पैबोस प्रथा कहलाता है। और आपको बता दोस्तों ये पारसी त्यौहार नवरोज को भी मनाता था दोस्तों, याद रखिएगा, नवरोज को दोस्तों इसने शुरू किया। और औरंगजेब ने दोस्तों इस नवरोज प्रथा को बंद भी करवाया था। औरंगजेब बंद करवाएगा, शुरू किसने किया? बलवंत ने। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, पैबोस प्रथा, नवरोज त्यौहार कौन मनाता था दोस्तों? आप बताइएगा, बलवन, ठीक है। और दोस्तों इसकी नीति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आयरन ब्लड की नीति यानी लौह रक्त की नीति दोस्तों मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों वो तुर्क चहलगामी को दोस्तों ये पूर्णतः समाप्त कर देता है। इसके कार्य क्या होता है दोस्तों? तो आपको बता दें दीवाने आर्य यानी सैन्य विभाग का गठन करता है। और बरीद नाम से दोस्तों गुप्तचर प्रणाली भी क्या करता है? गठित कर लेता है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों बलवन समाप्त हो गया, ठीक है। देखिए लौह रक्त की नीति याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। पैबोस प्रथा, सजदा प्रथा, है ना, ये सब चीजें याद रखेंगे, बलवन के हैं, ठीक है। चलिए अब आएगा मुइजुद्दीन कैकोबाद। दोस्तों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि दोस्तों ये बता दें कि 1287 1290 तक यह अत्यधिक विलासतापूर्ण जीवन शैली जीता था दोस्तों, स्त्रियों के साथ अपना जीवन व्यतीत करता था, शराब में लिप्त होता था, है ना। तो ये चीज़ इसके बारे में ज़्यादा मत पढ़िए, नहीं आप भी बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों अंतिम शासक देख लीजिएगा, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन आएगा? शमसुद्दीन क्यूमर्स। कौन दोस्तों? शमसुद्दीन क्यूमर्स दोस्तों 1290, एक ही साल उसी साल रहेगा, उसी साल दोस्तों ये अंतिम शासक होता है गुलाम वंश का। और दोस्तों फिर जलालुद्दीन खिलजी। कौन? जलालुद्दीन खिलजी इसको शमसुद्दीन क्यूमर्स को बंदी बनाएगा और इसको हत्या करके दोस्तों सुल्तान बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से गुलाम वंश का द एंड हो गया, गुलाम वंश का द एंड। गुलाम वंश के संस्थापक कौन होंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और अंतिम शासक कौन होगा? शमसुद्दीन क्यूमर्स, ठीक है। 1290 में गुलाम वंश का समाप्ति कर दिया, ठीक है। किसने कर दिया? जलालुद्दीन खिलजी। अब दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश डालेगा, ठीक है। चलिए एक नया वंश आएगा, खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश दोस्तों सबसे कम समय के लिए होता है ना, ये हमने बताया भी था। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक।
कौन दोस्तों पहला शासक कौन होगा? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी दोस्तों, ये 1290 से 1296 तक गद्दी पे बैठता और खिलजी वंश का संस्थापक है। ठीक है, इसने उपाधि कौन सी धारण की? तो शाइस्ता खां की उपाधि धारण की। और इसके दरबारी कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो और हसन देहलवी दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि जो कैकू बहादुर द्वारा दोस्तों किला निर्मित किलेबंदी में इसे अपना राज्याभिषेक करवाता है। और आपको बता दें 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण किया गया इसी के द्वारा। और तो इसकी हत्या दोस्तों आपको बताते हैं कि 1296 कड़ा मानिकपुर दोस्तों, आपको पता है ये कड़ा कौशाम्बी के पास पड़ जाएगा। ठीक, कौशाम्बी के पास ना, यूपी में कौशाम्बी, इलाहाबाद कौशाम्बी के आसपास आपको पड़ेगा। वहां पे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसकी हत्या करी जाती है। किसकी दोस्तों? तो आपको बताते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों हत्या कौन करेगा? अलाउद्दीन खिलजी हत्या कर देगा। कहां पर? कड़ा मानिकपुर के पास दोस्तों। और ये फिर गद्दी पे बैठेगा। अब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी बैठेगा 1296 से 1316 तक। याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो था दोस्तों, इसने कौन सी उपाधि धारण की? सिकंदर ए सानी की। कौन सी? सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। और इसे द्वितीय सिकंदर कहा जाता था दोस्तों। ये इसे क्या बोलते थे? द्वितीय सिकंदर कहते थे। और इसके अन्य नाम क्या थे? तो याद रखिएगा, इसे विश्व का सुल्तान कहते थे, जनता का चरवाहा कहा जाता था, और भारत का समुद्रगुप्त कहते थे, और युग का विजेता कहते थे। बहुत से युद्ध जीता था इसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते दोस्तों। इसके बारे में आपने मूवी भी देखी होगी दोस्तों बहुत अच्छे से। चलिए अब दोस्तों इसके प्रमुख युद्ध देखते हैं। देखिए गुजरात आक्रमण करता बघेल वंश के राजा कर्ण के खिलाफ। और दोस्तों वो खुद नहीं जाता दोस्तों, कौन जाता है? सेनापति उसके उलूग खां और नुसरत खां। देखिए क्या होता है, आपको बता दें जब ये जीत के आ रहे होते हैं ना, तो याद रखेगा गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा दोस्तों 1000 दिनार में दोस्तों मलिक काफूर को खरीदा जाता। दोस्तों ये नुसरत खां दोस्तों गुजरात विजय के बाद दोस्तों वापस आ रही होती, तो इसे दोस्तों एक व्यक्ति दिखता है मलिक काफूर दोस्तों, उसको ये खरीदती है 1000 दिनार देकर। इसलिए दोस्तों आपको पता है कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इनका नाम ये रखेगा 1000 दिनारी के नाम से किसको जानते हैं? मलिक काफूर दोस्तों। और आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी से बहुत प्रभावित होता है। किससे? मलिक काफूर यानी 1000 दिनारी से। आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी इसे दक्षिण भारत अभियान के नेतृत्व का सेनापति बना देता। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी सेनापति बना देता और कहता आप दक्षिण के अभियान पे जाइए, दक्षिण भारत को जीतिए। ठीक है, दूसरा दोस्तों आक्रमण होता है रणथंभौर आक्रमण। आपको बता दें कि यह इस अभियान देखिए किसके खिलाफ था? तो चौहान वंश के हम्मीर देव के खिलाफ। इस अभियान में प्रसिद्ध शायर दोस्तों अमीर खुसरो भी दोस्तों इस अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था। और आपको बता दें कि हमीर देव की पत्नी जिसका नाम था रंग देवी ने दोस्तों जौहर कर लिया था ना। जौहर व्रत आपको पता होगा कि जलती चिता में जल जाते थे ना। फिर दोस्तों चित्तौड़गढ़ विजय दोस्तों, इस पे आपको पता पूरी मूवी बनी है ना, आपको पता है इस पे पूरी मूवी बनी है पद्मावत है ना, तो इसको देखिएगा। ठीक है, चित्तौड़गढ़ विजय दोस्तों, यहाँ के राजा कौन थे? राजा रावल रतन सिंह ना, गुहिल वंश के थे। और इनके सेनापति थे गोरा और बादल दोस्तों। रावल रतन सिंह के सेनापति बहादुर सेनापति थे गोरा और बादल। और इनकी रानी का नाम था पद्मनी दोस्तों, जो कि जौहर कर लेती ना। और इसका उल्लेख दोस्तों आपको पद्मावत मिल जाएगा। और इस पे फिल्म बनी दोस्तों पद्मावती। ठीक है, और ये चीजें कहाँ ली गई हैं? तो सोर्स क्या है दोस्तों इसका? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। और देखिए चित्तौड़गढ़ को जीतने के बाद ना किसने जीता? अलाउद्दीन खिलजी ने जीता। और दोस्तों इसका बेटा था खिज्र खां, उसको दे दिया। क्या रखिएगा कि इसके विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने बेटे खिज्र खां के अधीन कर दिया और चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया दोस्तों। चित्तौड़गढ़ का नाम बदल करके खिजराबाद कर दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मालवा विजय किया राजा किसके साथ? महलक देव के खिलाफ। और तो फिर मारवाड़ विजय किया सीतन देव राठौर के खिलाफ। जालौर विजय किया दोस्तों चौहान वंश कान्हा देव के खिलाफ। ठीक है, और दक्षिण विजय दोस्तों भी किए, दक्षिण विजय भी किए, जैसे देवगिरी आक्रमण किया राजा रामचंद्र देव के खिलाफ। फिर दोस्तों तेलंगाना अभियान चलाया किसके खिलाफ? राजा रुद्रदेव दुत्ती। कौन थे? राजा रुद्रदेव दुत्ती थे दोस्तों। ठीक है, अब देखो आपको बताया हमने कि दक्षिण विजय में कौन हाथ किसका हाथ था दोस्तों? तो मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी कहा गया था, उसे दोस्तों दक्षिण विजय के लिए भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये दक्षिण में जीत रहा था। ठीक है, तो तेलंगाना विजय में याद रखिएगा कि जो रुद्रदेव दुत्ती को हराता दोस्तों, रुद्रदेव दुत्ती ने देखिए रुद्रदेव के ने मलिक काफूर देखा किया था दोस्तों, कोहिनूर हीरा दिया था। याद रखिएगा कि रुद्रदेव राजा रुद्रदेव ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था। ठीक है, हीरा भेंट का जिसे दोस्तों मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों वही हीरा आपको पता है इंग्लैंड में है, जिसका अभी चर्चा चल रही है ना बहुत ज़्यादा कि पता नहीं कहाँ अपने यहाँ आएगा नहीं आएगा। ठीक है, अब दोस्तों मदुरै विजय। मदुरै विजय दोस्तों यहाँ पे दो भाई थे, वीर पांडे और सुंदर पांडे, दो भाइयों के खिलाफ हुआ। अब इसकी शासन व्यवस्था की बात कर लेते हैं। पहले चीज इसकी स्थायी सेना थी। ठीक है, आपको याद रखिएगा कि प्रथम शासक दोस्तों था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दोस्तों स्थायी सेना गठित किया। ठीक है, प्रथम शासक था जिसने दोस्तों स्थायी सेना गठित किया और सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया दोस्तों, 238% प्रतिवर्ष देना शुरू किया। बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की दोस्तों, सराय अदल के नाम से यमुना नदी के तट पर दोस्तों एक बाजार
शुरू किया। दीवाने रियासत के नाम से तो व्यापार विभाग बनाया। और घोड़ा दागने की प्रथा दोस्तों और हुलिया लिखवाने की प्रथा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घोड़ा दागने की प्रथा और हुलिया लिखवाना किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब इसने क्या क्या बनवाया दोस्तों, याद रखिएगा। इसने क्या किया तो याद रखिएगा, अलाई दरवाजा बनाया, ठीक है, और हौज खास का निर्माण करवाया, सीरी फोर्ट बनवाया और जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है। चलिए अब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक शाह खिलजी बैठता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 तक बैठेगा। याद रखिएगा मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दोस्तों स्वयं को खलीफा घोषित किया, ठीक है। दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया कौन होगा? तो मुबारक शाह होगा। आपको बता दें कि अल वासिक बिल्लाह की उपाधि भी धारण की इसके द्वारा। और आपको बता दें कि गुजरात के हिंदू शासक, समझेगा, गुजरात के हिंदू खुसरो शाह जिसने दोस्तों हाल ही में इस्लाम धर्म ग्रहण किया था, उसे अपना मंत्री बनाया। किसने? मुबारक शाह खिलजी ने। देखिए गुजरात के एक राजा थे, हिंदू राजा थे, जिन्होंने मुस्लिम स्वीकार कर लिया था, उनको अपना मंत्री बना दिया मुबारक शाह खिलजी ने, ठीक है। चलिए और दोस्तों आपको बता दें 1320 में खुसरो द्वारा दोस्तों मुबारक शाह खिलजी की दोस्तों हत्या कर जाती है। ये दोस्तों वही शासक हैं जो कि हाल ही में हिंदू से मुस्लिम हुए दोस्तों, उनके द्वारा मुबारक शाह की हत्या कर दी गई और गद्दी पे खुसरो शाह बैठ गए 1320 में, ठीक है। अब देखिए ये मूल हिंदू था, पहले हिंदू था ना, फिर मुस्लिम बना। फिर दोस्तों ये क्या करता है कि इसने दोस्तों अपने महलों में मूर्ति पूजा शुरू कर दी दोस्तों, जिसके लिए शत्रुओं के खिलाफ दोस्तों इसके विरुद्ध मुसलमानों के विरुद्ध माना गया ना, इसको कहा कि इस्लाम खतरे में आ गया। लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया क्योंकि इसने दोस्तों क्या किया कि मतलब मंदिर मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी। इसमें सबने कहा भैया इस्लाम खतरे में आ गया, ठीक है, क्योंकि दोस्तों खुसरो शाह क्या था? पहले हिंदू था। और दोस्तों अब देख लेते हैं मुस्लिम के दोस्तों प्रथम जो ये मुगल के थे दोस्तों, इसके कुछ कर पूछे आते हैं ना, आपसे पूछे आएंगे कर। आपसे पूछेगा जजिया कर क्या होता है दोस्तों, आपको बता दीजिएगा गैर मुस्लिम को लगने वाला कर जजिया कर था ना। खराज क्या होता है दोस्तों? गैर मुस्लिम किसानों से, ठीक है। देखिए बिना जो मुस्लिम किसान नहीं होते दोस्तों उनसे लगते थे जजिया और खराज। उसर क्या होता था? मुस्लिम किसानों से जाता था दोस्तों। जकात क्या होता था? तो मुस्लिम अपनी आय का 1/40 हिस्सा, मतलब 40 रुपये कमा रहा था, 1 रुपये देते थे जनता की भलाई के लिए, ठीक। और खुम्स क्या होता था? युद्ध में लूटा गया धन, ठीक है। अगर आप युद्ध में लूट के कुछ धन लाते हैं दोस्तों तो राजा उसमें से कुछ हिस्सा लेता था, जिसको खुम्स कहते थे, ठीक है। चलिए दोस्तों हमने देखा GK TSL में से GK TSL में से G से गुलाम वंश, K से खिलजी वंश दो हमने देख लिए। अब TSL दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, जाइए हमारे प्ले लिस्ट पे दोस्तों या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हर एक चीज़ हमने बहुत ही बेहतरीन से पढ़ाया है, चाहे वो दोस्तों यूपी स्पेशल हमने शुरू कर दिया है 2.0 के नाम से, 2.0 उत्तर प्रदेश स्पेशल 2.0 सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ क्लिक करेंगे दोस्तों सारी क्लासेस मिल जाएंगी। बहुत अच्छे से हमने यूपी SSC वीडियो एग्जाम के लिए पूरी हिंदी पढ़ा दी है, पूरी हिंदी साहित्य पढ़ा दी है। और आपको क्या चाहिए दोस्तों, हर एक चीज़ GK और हिंदी सब कुछ पढ़ा दोस्तों। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जा करके बात जरूर देखिए। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कैसी लगी वीडियो आप हमको अवश्य बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।